स्वागत है आपका स्टेप अप एकेडमी में गीतांजलि अंधेरिया के साथ। और आज ये देखने वाले हम, देखिए 9वीं क्लास हमने पढ़ ली, 10वीं में हम आ चुके हैं। आने से पहले जब हमारा कोर्स आता है हमारे हाथों में तो हम देखते हैं अच्छा ये किताब, इसमें क्या क्या है, कितने चैप्टर हैं, कितना पिछला है, क्या नया आएगा। बड़ा अच्छा लगता है नई किताब देखते हुए, लगता है ना। तो ये 10वीं के विद्यार्थियों से मैं बात कर रही हूँ। कक्षा 9वीं पढ़ने के बाद आपको भी लगता ना, अरे हम 10th में आ गए हैं। जब कोई कहता है 10th के स्टूडेंट, थोड़ी देर तो हम सोचते हैं किसके लिए बुला रहे हैं, हमको थोड़ी बुला रहे होंगे, हम तो 9th के। फिर याद आता नहीं भाई 10th में आ चुके हैं, तो मैं वही याद दिलाने आई हूँ। 10th में आ चुके हैं तो क्यों ना हम हिंदी की किताब के साथ अपनी पहचान कर लें, उससे दोस्ती कर लें, क्योंकि साल भर उसको साथ में रहना है आपके और रिजल्ट भी लेकर आना है आपको। तो क्या है उस किताब में, कौन कौन से पाठ हैं। देखिए आप एक बात में बहुत लकी हैं जो इस बार 10th में विद्यार्थी हैं कि बहुत सारे 4 से 5 पाठ तो हटा ही दिए गए हैं, इसलिए उनकी जिक्र तो हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपकी किताब में ही नहीं है। आपने नई किताब देखी होगी, पाठ कम आ चुके हैं। हमारे पिछले विद्यार्थियों ने तो बड़े सारे पाठ पढ़े थे, पर आपके लिए कम कर दिए गए हैं। तो चूंकि किताब ही नहीं है, वो पाठ है ही नहीं, तो उनको बताने की कोई मतलब नहीं है, क्यों बताएंगे। लेकिन जो पाठ हैं उन पाठों के बारे में तो आपको हम पहचान करा देते हैं, कौन है लेखक, कौन है कवि, कौन है, क्या आप पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा क्या उस पाठ के बारे में है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं, अपनी किताब को देख लेते हैं, किताब का नाम देख लेते हैं। कक्षा 10वीं के विद्यार्थी, ये आपका ओवरव्यू है पूरी किताब का, और किताब का नाम है क्षितिज। ये आपकी प्रथम किताब है क्षितिज, और जो दूसरी किताब आपकी रहेगी पूरक पुस्तिका वो होगी कृतिका। तो क्षितिज में देखते हैं। सबसे पहले क्षितिज में है, ये आपकी किताब का सबसे पृष्ठ पेज है, जो सबसे आगे का पेज है वो यही है। इसी का ऐसे आपको कलर मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से हम करते हैं पाठों की शुरुआत। तो आपका जो क्षितिज वाला भाग है, क्षितिज जो किताब है वो 2 खंडों में बटी हुई है, काव्य खंड और गद्य खंड। काव्य खंड को हम पद्य खंड भी कहते हैं, जहाँ पर कविताएं हैं, सवैये हैं, दोहे हैं, पद हैं, ऐसे आपके वो होते हैं। जो ये खंड होते हैं उसको पद्य खंड या काव्य खंड कहते हैं। और जिसमें लेखन मतलब कथा होता है, कहानी होती है, निबंध होता है, संवादात्मक शैली में भी बात होती है, तो ये सब कुछ गद्य की विधा में जाते हैं, ये गद्य खंड हो जाता है। तो सबसे पहले हम काव्य खंड से प्रारंभ करते हैं। इनको आप पहचान रहे होंगे, जी हाँ ये सूरदास जी है, क्योंकि पहला जो पाठ है वो काव्य खंड में वो है सूरदास। सूरदास के कुछ पद हैं यहाँ पर। सूरदास जो ये सूरदास जी को आपको जानते हैं कि सूरदास जी कृष्ण भक्त हैं। इन्होंने कृष्ण की प्रेम लीलाओं का, बाल लीलाओं का, सभी का वर्णन किया है। तो जो सूरदास जी हैं ये वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। श्रृंगार रस में विरह, जो विरह मतलब वियोग वाला जो भाग है वो इस पाठ में दिखाया गया है। जब गोपियों से कृष्ण दूर होते हैं, मथुरा जाते हैं और गोपियों के पास लौट कर नहीं आते, और अपने मित्र उद्धव के यहाँ से संदेश भेज देते हैं कि गोपियों से कहना कि योग करें और हमको भूल जाए, तो वो सारी बात इस पाठ में व्यंग के रूप में गोपियों को, इसको भ्रमर गीत कहा गया है। गोपियों ने जो भी बातें कही हैं वो भ्रम मतलब भंवरा, भौरा जो होता है फूल पर बैठता है, उसके लिए कही। कुछ पंक्तियां यहाँ पर दी हुई हैं, ब्रज भाषा में लिखा हुआ है ये। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, मन की मन ही मांझ रही, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, राजनीति पड़ आई। ये क्यों आपको ऐसे दिए हैं? जो शुरू की पंक्ति है ये प्रथम पद की है, ये दूसरे पद की है, ये यहाँ से तीसरे पद की है, और अंतिम वाली राजनीति पड़ आई वाली चौथे पद की, मतलब 4 पद आपको दिए गए हैं। तो आपने समझा, ये पहला पाठ आप सूरदास जी का यहाँ पर पढ़ेंगे, मतलब सूरदास जी की बातों में, उनकी लिखी हुई इन बातों में आप गोपियों की विरह व्यथा को जानेंगे। अगला पाठ है काव्य खंड में ही तुलसीदास। यहाँ पर राम, लक्ष्मण और परशुराम, परशुराम का नाम आप जानते हैं, बहुत बड़े महर्षि और बहुत ही क्रोधी, बहुत अधिक क्रोध आ जाता था। ये उस समय का संवाद है जब सीता स्वयंवर में जो शर्त रखी गई थी कि इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ानी है। तो आप सभी जानते हैं कि राम ने प्रत्यंचा चढ़ाई थी, लेकिन प्रत्यंचा चढ़ा ही नहीं पाए थे कि वो धनुष क्या हो गया था, टूट गया था। वो धनुष किसका था? वो परशुराम जी के द्वारा जो जनक के लिए दिया गया था, ये वो धनुष था। और जैसे ही वो धनुष की बात सुनते हैं कि टूट गया, उनको क्रोध आ जाता है, वो राज दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। उस समय क्रोध में परशुराम भी थे और क्रोध में लक्ष्मण भी थे। इस तरीके की परशुराम की बातें सुनकर दोनों में बहुत बहसबाजी होती है। सारी बहसबाजी का वर्णन यहाँ पर किया गया है पाठ के अंदर। बहुत अच्छा पाठ है, रोचक पाठ है, सुनने में भी अच्छा लगेगा और बहुत शिक्षाप्रद भी है।
तो ये पाठ में ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ है। संवाद दिया है, लेकिन संवाद जो है वो काव्य की शैली में है। तीसरा पाठ है आत्मकथ्य। ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी हुई कविता है, जिसमें उन्होंने अपने आत्मकथ्य मतलब आत्मकथा स्वयं के बारे में लिखने की बात कही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लिखना नहीं चाहते या जो भी है वो सारी बातें इस पर बताई गई हैं। आगे की तरफ चलते हैं। चौथा जो पाठ रहेगा वो है उत्साह अट नहीं रही। एक तो इसमें दो भाग हैं। इसमें एक उत्साह है, बसंत के मौसम में जैसा उत्साह, मतलब बादल जिस गरजना के साथ आते हैं, जो उत्साह हृदय में हमारे जगाते हैं, किसानों के अंदर बादल के गरजने से, बारिश के बरसने से जो उत्साह आता है, उससे ही संबंधित ये पाठ रखा गया है, उत्साह नाम। और दूसरा उसी का ही एक और भाग है छोटा, अट नहीं रही। अट नहीं रही का अर्थ होता है समा नहीं रही। बसंत के मौसम में इतनी सुंदरता फैली हुई है कि जब कभी उन्हें देखता है तो कभी की आंखों में वो सुंदरता अटती नहीं है, अर्थात समाती नहीं है। तो इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी हुई बहुत ही सुंदर कविताएं हैं। ये बहुत अच्छा लगेगा, प्रकृति की सुंदरता यहाँ आपको झलकेगी। अगला पाठ है यह पांचवा, यह दंतुरित मुस्कान, और इसी में एक और भाग दिया है फसल। दंतुरित मुस्कान तो उस छोटे बच्चे की मुस्कान जिसके छोटे छोटे से दांत आते हैं, जिन्हें दूध के दांत कहते हैं, और जब बच्चा मुस्कुराता है तो ऐसा लगता है कि उसको मुस्कुराता देख के तो क्रोधी व्यक्ति भी पिघल जाए, पत्थर का हृदय भी पिघल जाए, और ऐसा लगता है कि कमल के फूल खिल गए। मतलब बहुत सारी उपमाएं दी गई हैं एक छोटे से बच्चे की मुस्कान को देखकर। और फसल के बारे में बात की जाए तो यहाँ फसल की बातें की गई हैं, फसल की लहलहाती फसलों को, किस तरीके से फसल उगाई जाती है, किसका स्पर्श होता है, किस किस का महत्व होता है जब फसलें खड़ी होती हैं। तो ये भी हम कविता के रूप में पढ़ेंगे, और ये दोनों नागार्जुन के द्वारा लिखी हुई हैं। काव्य खंड में ही अगला जो पाठ है वो है संगतकार, और अंतिम पाठ है ये मंगलेश डबराल के द्वारा लिखा हुआ है। संगतकार कौन होता है? जब गायक गाता है तो उसके साथ में जो लोग उसका साथ देते हैं, जब गायक अपने धुन में आगे निकल जाता है और संगतकार उस धुन को पकड़े रहते हैं, तो संगतकार इसीलिए क्योंकि उसके संगी साथी हैं वो। तो यहाँ पर संगतकार का महत्व, जो मुख्य गायक के साथ लोग होते हैं, उनकी महत्वता इस पाठ में दर्शाई गई है। तो ये तो था काव्य खंड। अब इसके बाद से ही गद्य खंड आता है। नंबर सीधा सीधा चलता जाएगा क्रम इनका। गद्य खंड अर्थात उसी क्रम में यदि आगे बढ़ते हैं तो ये 7वां हो गया, और अगर ऐसे देखें हम कि गद्य खंड का पहला पाठ तो नेताजी का चश्मा हो गया। यहाँ नेताजी, जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस जी की बात की गई है। नेताजी की जो कि बिना चश्मे के अच्छे नहीं लगते थे, और उनके चौराहे पर मूर्ति है जिस पर एक चश्मे वाला अलग अलग प्रकार के चश्मे लगाता है, और फिर एक दिन वो मर जाता है। उन पर चश्मा कोई लगाने वाला नहीं होता, फिर बच्चे चश्मा लगा देते हैं सरकंडे वाला। ये पूरी कहानी उस पर आधारित है। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत रोचक कहानी है ये। तो नेताजी का चश्मा, जो कि स्वयं प्रकाश के द्वारा लिखी हुई है, इसको हम पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लगने वाला और बहुत मजा आएगा। अगला है पाठ इसके अनुसार 2, और यदि हम पूरे किताब का क्रम चलते हैं तो किताब के क्रम अनुसार 8वां पाठ है बाल गोविंद भगत। राम वृक्ष बैनीपुरी के द्वारा लिखा हुआ है। बाल गोविंद भगत जो कवि, ये बाल गोविंद भगत ये मुख्य किरदार हैं, जो कबीर के भक्त हैं। सदुकड़ी जिनकी साधुओं के जैसी प्रवृत्ति है, लेकिन ये गृहस्थ हैं, घर में रहते हैं। इनका पुत्र है, पुत्र वधू है, खेत में खेतीबाड़ी करते हैं, लेकिन इनकी गायन शैली इतनी अच्छी है कि जब ये खेती का काम करते करते गाते हैं तो वहाँ पर जिस लोग जो खेत में धान रोपते हैं, धान लगाते हैं ना खेत में मिट्टी के अंदर, उसमें भी उनकी उंगलियाँ अपने आप ऐसे थिरकने लगती हैं उनके बाल गोविंद भगत के संगीत को सुनकर। तो संगीत में इतने प्रसिद्ध कि जो औरतें आई हुई हैं अपने घर के लोगों को कलेवा अर्थात भोजन कराने के लिए, उनके ओंठ थिरकने लगते हैं। बच्चे जो खेल रहे हैं उनके पैर थिरकने लगते हैं। तो ये संगीत का जादू है। बाल गोविंद भगत जो कबीर के भक्त भी हैं, उनके बारे में हम पूरा जानेंगे। रूढ़िवादी प्रथाओं का भी इन्होंने यहाँ पर विरोध किया है। ये सब कुछ हम इस पाठ में देखेंगे। अगला हम गद्य खंड के पाठ की तरफ चलते हैं। लखनवी अंदाज यशपाल के द्वारा लिखा हुआ है। लखनवी अंदाज से शायद आप समझे होंगे कुछ लखनऊ की बातें होंगी। जी हाँ, लखनवी नवाब किस तरीके से कुछ खाते हैं, कैसे उनका अंदाज होता है, और इसमें बताया गया है कि मुख्य तौर से ट्रेन का दृश्य है जहाँ पर लेखक भी चढ़े हुए हैं और कोई लखनवी एक व्यक्ति है वो भी बैठे हुए हैं। वो ककड़ी को इस तरीके से खाते हैं और कैसे खाते हैं, कैसे उसका स्वाद लेते हैं और किस तरीके से दिखावा करते हैं, ये सब कुछ लखनवी अंदाज कुछ अलग ही तरीके से बताया गया है। तो वो हम पाठ में देखेंगे। पूरा पाठ हम तभी पढ़ेंगे।
फिर है एक कहानी यह भी, ये मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखी हुई है। मन्नू भंडारी जी ने अपने बचपन की सारी बातें इसमें बताई हैं। एक कहानी यह भी, कैसा वातावरण था उस समय, कैसे उनके परिवार का वातावरण था, कैसा उनका परिवार के लोगों से संबंध था, फिर बाद में कैसे वो राजनीति क्षेत्र में, ये सब कुछ यहाँ पर मन्नू भंडारी जी का दृश्य है, जीवन दृश्य यहाँ पर पूरा दिखाया गया है। एक कहानी यह भी में। अगला पाठ आता है नौबत खाने में इबादत। आप इससे समझ रहे होंगे, जी हाँ, ये शहनाई वादक जो थे उनके बारे में, बिस्मिल्लाह खां जी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से वो कितने बेहतरीन शहनाई वादक हैं। उनके जीवन के बारे में बताया गया है कि बचपन में उन्होंने कहाँ से शहनाई का जो उनके अंदर रुचि पैदा हुई वो कहाँ से उत्पन्न हुई, किन किन लोग उनके इस मुकाम को हासिल करने में किन का किरदार अधिक महत्व रखता है, शहनाई कैसे बनी, क्या मुख्य इसका भाग है, कैसे वो काशी से जुड़े रहे, पूरी घटनाएं हम पढ़ेंगे नौबत खाने में इबादत, और जिसका वर्णन किया है यतीन्द्र मिश्र जी ने। अगला पाठ है संस्कृति। यहाँ पर संस्कृति और सभ्यता, जो कि बहुत जो शब्द हैं और अंतर बहुत ही कम होता है, पूरे अंतर का जिक्र यहाँ पर बताया गया है और बाकी बहुत कुछ समझने वाली बात है संस्कृति पाठ में। तो क्या समझेंगे, ये तो हम पाठ पढ़ेंगे तब समझेंगे। ये बदन कौशल्यायन के द्वारा लिखा हुआ पाठ है संस्कृति। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि आपने गद्य काव्य खंड देखा, मतलब वही पद्य खंड देखा, गद्य खंड देखा। अभी तो मैंने आपको सिर्फ बताया है आपके किस किताब के बारे में और क्षितिज के बारे में। हम कृतिका के बारे में भी चलेंगे, कृतिका को भी हम समझेंगे, लेकिन हम पहले हमारा ये वाला खंड था जो कि हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले, कृतिका हमारी पूरक पुस्तिका है, उसमें से भी प्रश्न आते हैं। ऐसा नहीं कि वो ऐसी पढ़ने के लिए है, लेकिन आज हमने यहाँ पर किताब के बारे में जाना, किताब से आपकी पहचान कराई, कौन कौन से पाठ हम पढ़ने वाले, उन पाठों के बारे में बताया और उन पाठों के अंदर क्या है ये भी आपने जाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप क्षितिज से अब अपरिचित तो नहीं रहे। सभी पाठों के कहीं ना कहीं आपको छोटी छोटी सी तो घटनाएं समझ में आ गई कि किसके बारे में क्या है, जिसको पढ़ने में आप अपनी जिज्ञासा अब आप बनाएंगे कि थोड़ा तो मैम ने बताया, बाकी और उसमें है क्या। तो जिज्ञासा को बनाए रखिए, क्योंकि जितने पाठ आपको बताए गए हैं सारे पाठ पूर्ण होंगे आपके और हमारे साथ ही कंप्लीट होंगे यहाँ पर। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, बहुत कुछ रोचक आने वाला है। 10th की तैयारी बहुत ही शानदार होती है स्टेप अप एकेडमी में, तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए यदि नहीं किया है आपने। आप नए विद्यार्थी हैं हमारे लिए, तो नए विद्यार्थी का तो स्वागत है स्टेप अप एकेडमी में। जुड़े रहिए, बने रहिए, क्योंकि आज ओवरव्यू दिया गया है, मतलब पूरी किताब का भी ओवर अंदर एंड तक हम जाएंगे। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक हम सभी आपके साथ हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच।